जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम कह रही हूँ, फिर से प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जब गए थे तो सुफियान की कॉल आई थी और सुफियान, आई थिंक कि हमें सुफियान को शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने एक तो रमज़ान को अवेल किया है एज एन अपॉर्चुनिटी कि वो सिगरेट जो है ना उसकी लानत से अपनी जान छुड़वा लें, और इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक लेट्स से 10 सिगरेट्स 8 सिगरेट्स वो सिर्फ 2 सिगरेट पी रहे हैं। और अब उनका डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो हाथी निकल गया है और जो दुम रह गई है उसका क्या करना है। तो डॉक्टर साहब अभी दुम निकालने का तरीका बताएंगे। जी डॉक्टर। मेन चीज़ तो यही है कि ये दुम बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और मैं इसमें सुफियान को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने कट डाउन करके स्मोकिंग कम कर दी है। लेकिन वो रोज़ा खोलते स्मोक जी, से। एक्चुअली मैं इनके एग्जैक्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। और मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो सिगरेट स्मोक है इट कंटेन्स अराउंड 4000 केमिकल्स, और उसमें सिर्फ एक केमिकल है निकोटीन, जिसकी एडिक्शन है, जिसके लिए आपको बार बार अर्ज होती है स्मोक करने के लिए। सही। उस एक केमिकल के लिए हम इतने सारे केमिकल्स जो हैं साथ वो साथ साथ इन एडिशन ले रहे हैं। और वो केमिकल्स ऐसे हैं जिसमें 60-70 तो ऐसे हैं विच हैव प्रूवन टू बी कार्सिनोजेंस, यानी जो कैंसर कर सकते हैं, कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस एक केमिकल जो निकोटीन है जिसकी एडिक्शन है, उसके लिए हमें इतने सारे केमिकल्स लेने पड़ रहे हैं। ये तो हैजर्ड की बात हुई। और जो इनके सवाल है कि अब इन्होंने कट डाउन कर दिए हैं और ये मजीद भी उसको करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो स्मोक छोड़ने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए जो दुनिया भर में जो रिकमेंडेड है, वो है कोल्ड टर्की अप्रोच। कि आप एकदम से छोड़ दें और आप मुकाबला करें। चंद दिन की आपकी एक वॉर होगी, और जब निकोटीन आपकी बॉडी से वॉश हो जाएगी, एक हफ्ता आपको तलब काफी ज्यादा होगी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो उसके लिए भी निकोटीन पैचेस, गम्स वो चीजें और भी डिफरेंट एड्स हैं। वो उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल गुजारा नहीं है। लेकिन ऐसे यंग लोग जो कि 10 से कट नहीं शॉट डॉक्टर साहब, कोल्ड टर्की हर कोई कर सकता है। जब हार्ट अटैक होता है उसके बाद सारे लोग सब चीजें छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो वन डजंट हैव टू वेट फॉर अ हार्ट अटैक टू हैपन। एक और कॉलर उनको ऑनबोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रूबी शकील बात कर रही हूँ। जी रूबी शकील, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? जी जरा आवाज नहीं आ रही। आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? अब मैं खूब चीख के बोल रही हूँ, आ रही है अब? हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आपको? एलर्जी हो गई है। अच्छा, किस चीज से एलर्जी हो गई? मैं जब भी खारिज करती हूँ ना, नाखून के साथ भी या वैसे भी कोई चीज लग जाती है, तो मेरे जिस्म पे ना बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं। उनमें से ना तो पानी निकलता है ना खून निकलता है। वो एलर्जी से ना बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आंखों के गिल्ड भी हो जाते हैं, मुंह पे भी हो जाते हैं, हाथों पे भी। आपको सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है? हम इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पल्मोनोलॉजी है, यानी कि फेफड़ों से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई जी। बात यह है कि रूबी शकील, आपको हम नंबर दे देते हैं अपने जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड आते रहते हैं अक्सर, उनसे आप कर लीजिए कंसल्टेशन और उनको दिखाइए कि आपके ये धब्बे क्यों होते हैं। फ़िलहाल आप कोई सी भी एंटी एलर्जी रात को लेके सो जाएं और देखें कि उससे फ़र्क पड़ता है, और जो आपको एलर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्टर है उसको आउटलाइन करें। जैसे कई लोगों को अंडों से हो जाती है, मछली से हो जाती है, कई लोगों को खाने की चीज़ से नहीं बल्कि किसी और अराउंड कोई ऐसी चीज़ होती है उससे हो जाती है। सो ये चीज़ आपने आउटलाइन करनी है। जब तक ये आप नहीं करेंगी तब तक मुश्किल हो जाएगी, और फिलहाल एंटी एलर्जीज़ पे गुजारा करें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्मोकिंग पे। हाँ, स्मोकिंग पे हम बात कर रहे थे। तो उसमें मेरा ये पॉइंट है कि एकदम से अगर आप स्मोकिंग को क्विट कर दें और आप चंद दिन के लिए मुकाबला करें तो आप ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लोग 20 से 2 पे आ जाते हैं, 3 पे आ जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा कोई इमोशनल क्राइसिस होता है साथ ही, तो दे गेट बैक टू 20। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखी है, वो ये कि फ्रेंड्स की कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु ऑल स्मोक, तो आप छोड़ना भी चाहे ना तो वो उसकी जब नाक में जाती है ना धुआं, तो बंदे का दिल चाहता है यार आई गॉट टू हैव दिस। तो ये आई थिंक उन दिनों में थोड़ा सा बंदा अपने आप को सोशली ऐसे लोगों से थोड़ा सा 1-2 हफ्ते ज़रा कर ले, थोड़ा सा पुल ऑफ कर ले। जी, उसमें तो ये है कि अगर जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते रहे हैं, अर्ज तो उन्हें तकरीबन सारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी रहती है। अच्छा, जब भी वो ऐसी एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ पे लोग स्मोक कर रहे होंगे या फ्रेंड्स से मिलेंगे या सिगरेट्स देखेंगे, तो थोड़ी बहुत उनको अर्ज रहेगी।
उस पे उन्होंने कंसंट्रेट करना है, उस पे उन्होंने मुकाबला करना है और टेक ओवर करना है उसको। सही, वेरी राइटली सेड। विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। कुछ लाइन में प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, उनको समझ नहीं आ रही हमारी बात। अच्छा जी, अच्छा अब हम आते हैं उन पेशेंट्स के ऊपर जिनको ट्यूबरकुलोसिस होती है, ठीक है? और ट्यूबरकुलोसिस आप मेरे ख्याल में आदादो शुमार बताएंगे लोगों को कि कितने लोगों में हमारे अंदर है ट्यूबरकुलोसिस। कई लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं, ठीक है? कई लोग ऐसे हैं जो डायग्नोज्ड हैं एंड हु आर अंडर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक आर द सिम्टम्स जिसको देख के उन्हें अपना आप या उनके अगर अराउंड कोई इंसान है जो इस सिम्टम से सफ़र कर रहा है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? जी, इसमें ट्यूबरकुलोसिस तो तकरीबन बॉडी के तमाम ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ऐसी टीबी जो लंग्स में हो वो स्प्रेड होने का ज़्यादा डर होता है, वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर एक पेशेंट जिसकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, मुसलसल बुखार रहता हो, वेट लॉस हो रहा हो, या स्पूटम फ्लैम आ रही हो, बलगम आ रही हो, जो कि एंटीबायोटिक या मेडिसिन कोर्स लेने से बेहतर ना हो रही हो, और ऐसे पेशेंट जिनको बहुत दफ़ा खांसी के साथ खून भी आ जाता है, ऐसी सूरत में पेशेंट को चेकअप के लिए दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अलामात, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं 4-6 महीने से अलामात चल रही होती हैं और बार बार वही लोकल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं और एक्सरेज भी नहीं करवाए होते ऐसी सूरत में। तो फिर उसमें ये होता है कि घर में भी 1-2 लोग और भी इन्फेक्ट हो जाते हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खांसी, बलगम, बुखार अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं और सेटल नहीं हो रहे तो बेहतर होता है कि लोग तो 2-2 महीने चला रहे होते हैं, जो वैसे भी चेस्ट को जो नीचे चली जाती है लंग्स में, उसके साथ भी इतना अरसा गुजार देते हैं। दैट्स नॉट राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मेरे ख्याल में वो कॉलर फिर इन हो गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, प्लीज़ इसका आवाज़ का कुछ करें, उन्हें आवाज़ ही नहीं पहुंच रही मेरी भाई। अच्छा जी, तो हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये कहा था कि अगर किसी को 3 हफ्ते से ज़्यादा बुखार और खांसी हो, खांसी ज़्यादा और बुखार मतलब साथ हो, और ये कि उनको किसी और ट्रीटमेंट से फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो ये और फिर लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये टाइम जो भी हम कह रहे हैं, ये इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है मरीज़ की? जी, जितनी देर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इन्फेक्टिविटी तो होगी पेशेंट और इन्फेक्टिविटी किस तरह होएगी? ड्रॉपलेट्स, मतलब खांसने से उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है कि ये मतलब शेयरिंग द सेम यूटेंसिल्स या इस चीज़ से? यूटेंसिल्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली तो एयरबॉर्न रूट है, तो और भी डेंजरस है ना? जी एग्जैक्टली। इसमें जो है एरोसोल भी इसका बनता है, बिल्कुल इतना थिन सोल्यूशन बनता है एयर के अंदर जो कि विजिबल नहीं होता, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वांट यू टू टेल द नाजरीन कि कितने लोग हैं जो टीबी से सफ़र कर रहे हैं हमारे मुल्क में स्टेटिस्टिकली? हमारे मुल्क में तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अराउंड 10 to 20% लोग हैं जो डायग्नोज्ड हैं अभी, जो कुछ डायग्नोज्ड हैं और कुछ नहीं भी डायग्नोज्ड, और जो तो अनडायग्नोज्ड हैं उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कि अटेंशन सीख नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग डायग्नोज हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को बहुत कंप्लाइंट रहना चाहिए, अपनी मेडिकेशन रेगुलर लेनी चाहिए, और अगर वो 6 से 8 माह का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो डिजीज इज 100% क्योरेबल। अच्छा, डू यू फील दैट ये वाला जो पैटर्न है ट्यूबरकुलोसिस का, ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है कि रूरल में ज़्यादा है? दोनों में ही ज़्यादा है जी। अच्छा, दोनों में ज़्यादा। मेरा ख्याल था कि अर्बन एरिया में कम होएगा, शहरों में। नहीं, एक्चुअली शहरों में भी जो है
ओवर क्राउडिंग बहुत है घरों के अंदर, एक एक रूम में 4-6 लोग भी रह रहे हैं, उस सूरत में चूंकि इन्फेक्टिव इलनेस है, ड्रॉपलेट्स हैं, एरोसोल है, तो एक से दूसरे को ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वन पेशेंट जो कि अनडायग्नोज चला आ रहा है, वो तकरीबन 10 लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। दैट्स क्वाइट वो मतलब डेंजरस बात कि एक बंदा 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापसी पे हम आपसे ये सवाल करेंगे कि वो लोग जो एंटी टीबी ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि हमें ईमेल्स बहुत आई हुई हैं, नाम मेंशन करने को नहीं कहा गया, तो उसमें ये है कि वो दवाइयाँ जो लेते हैं वो कितने अरसे तक लें, और क्या दवाइयों के एंड पे ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म हो जाती है जड़ से कि नहीं, मगर ये ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे, और आप भी ब्रेक ले लें।